हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस। क्लास 9th साइंस में आज का हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चैप्टर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। काफी आगे तक जो है चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर यानी कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ यानी कि जैसे हम अपने आसपास देख पा रहे हैं तो सब कुछ क्या है, कुछ ना कुछ हमारे आसपास जो है हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो ये जो बहुत सारी वस्तुएं हमें अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये सभी कुछ क्या होती है, पदार्थ होती हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे कि हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर क्या है, एक मैटर है या नहीं है। अगर हम देखें इस मैटर को अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो हम क्या देखेंगे, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो है ही, है ना, कुछ ना कुछ वजन तो है ही, और साथ में ये इतना स्पेस भी क्या कर रहा है, घेर रहा है। ठीक है, तो स्पेस भी घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है और वॉल्यूम भी है, आयतन भी है। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। तो वो सभी चीजें जिनका कुछ ना कुछ आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरती हैं, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ की परिभाषा से। इसे हम क्या करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करेंगे। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करके और आज का जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। चलिए, तो वह सब कुछ जो जगह घेरता है और जिसका वजन किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि ठोस पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ में हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कुछ ठोस होंगे, कुछ द्रव होंगे, कुछ गैसीय पदार्थ होंगे। ठोस जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी, ये ठोस पदार्थ है। ठीक, द्रव पदार्थ जैसे कि पानी, तेल, और गैसीय पदार्थ जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, तो ये सारे क्या है, गैसीय पदार्थ है। अब बच्चों, जो अलग अलग जो पदार्थ है ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, इनकी अपनी अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, अपने अलग अलग गुण होते हैं। तो उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल बेसिस पे, ठीक, और एक केमिकल बेसिस पे यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम रासायनिक वर्गीकरण देखें तो इसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है पदार्थों को, ये कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं और कुछ मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ यानी कि जो हमारे किससे बने होते हैं, तत्व और यौगिक से मिलकर के बने हुए होते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व जो है वो दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। वैसे ही यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमें अभी पढ़ना कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में हमारे पास तीन तरह से हम पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। चलिए, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ की क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सारे पदार्थों में पाई जाती हैं लगभग। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो भी हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, कण है, पदार्थ के जो भी कण है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से बता दिया था। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, एक बीकर में हमने क्या लिया, जल लिया। ठीक, उसमें क्या डाल रहे हैं हम, एक चम्मच शुगर डाल रहे हैं। तो जो ग्लास है उसका वॉल्यूम जो पहले था, आयतन जो पहला था, चीनी डालने के बाद, घोलने के बाद भी आयतन उतना ही रहा। इसका मतलब जो है, जो चीनी हमने डाली वो चीनी घुली, और चीनी कहाँ जाकर चली गई, जो इसके बीच में जो खाली क्या थे, पोर्स थे, है ना, खाली जगह थे, खाली छेद जो थे वाटर के अंदर, वहां चीनी जा गई, चीनी ने वो जगह घेर ली। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम जितना पहले था वॉल्यूम उतना ही बाद में रहा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से उनका एक शेप बना हुआ रहता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसके जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिस वजह से इसका ये शेप बना हुआ है। अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें तो इस तरीके से कोई भी चीज जो आपस में जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती। जुड़ी हुई कैसी है, क्योंकि इसके जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है जिसे एटम कहा जाता है, उसने क्या कर रखा है, बाकी एटम्स को भी क्या कर रखा है, अट्रैक्ट करता है।
ठीक, अब अट्रैक्ट करने की वजह से वो सारे एटम्स क्या हो जाते हैं, इस पे चिपक जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और इस प्रकार का ये शेप बना लेता है। ये जो भी हम पदार्थ देखते हैं जो बने हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो किसी में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है तो उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है तो फिक्स्ड शेप जो है वो नहीं होता बच्चों। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसमें ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें कम होता है। अगला, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे कि गैसेस को अगर हम देखें तो गैस को अगर हम किसी भी कंटेनर में फिल कर दी जाए गैस, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल जो है एक जगह में नहीं रहते, क्या करते रहते हैं, इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम कहें सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्या मूव करते हैं, जैसे ये मार्कर है, क्या इसके पार्टिकल्स भी मूव करें, बहुत कम अमाउंट में पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो मूवमेंट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक, अगला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ठीक है, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, टाइनी होते हैं। ठीक है, वो हमने इस एक्सपेरिमेंट से जान लिया था कि जैसे कि हमने KMnO4 है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, एक बीकर में डाला, उसमें हमने 100 ml वाटर लिया और ऐसी 100 ml वाटर के हमने 3-4 बीकर और ले लिए। फिर इस 100 ml में से 10 ml लेकर के हमने इस बीकर में डाला, तो इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। फिर इसमें से भी 10 ml लेके हमने इस 100 ml के बीकर में डाल दिया, अब इसका कलर क्या हो गया, थोड़ा और हल्का पिंक हो गया। फिर इसमें से भी 10 ml लेकर के हमने आगे बीकर में डाला, तो क्या हुआ, और हल्का कलर हुआ। ठीक, यानी कि कलरलेस ही अभी तक नहीं हुआ, यानी कि जो हमने छोटा सा क्रिस्टल, छोटा सा हमने क्या डाला था, कण डाला था, छोटा सा पार्टिकल डाला था हमने KMnO4 का, उसके अंदर भी क्या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमने इतनी बार क्या कर लिया, सिर्फ 10-10 ml लेकर के 100 ml बीकर में डाल रहे हैं, तो भी क्या दिख रहा है, हमें कलर दिख रहा है। इसे भी आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कई बार, मतलब कई आगे अगर हम इस प्रोसेस को आगे 6-7 बार और रिपीट करेंगे तभी भी हमें हल्का हल्का पिंक कलर का वाटर दिखेगा। बहुत बाद में जो है हमें क्या दिखेगा, पार्टिकल जो वाटर है वो क्लियर दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा। इसका मतलब है अब पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि इतना सा कोई क्रिस्टल है, अगर हम कहें इतना सा कोई क्रिस्टल है तो इसके अंदर भी क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं इतने से क्रिस्टल के अंदर, जो जिस तरीके से ये क्या कर रहा है, उसे कलर कर रहा है वाटर को। ठीक है बच्चों, अब आगे ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी थी उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण जैसे अणु और परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि हम इन्हें क्या नहीं कर सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्पेस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि क्या होता है, इसके बीच में खाली स्पेस होता है। अगला, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते रहते हैं, निरंतर क्या करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं। ठीक, अगला, पदार्थ के कण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी कि उनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखा है, FOA। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हो गई वो बात, बाकी ये सारे ही क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम बताते हैं। अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठीक, अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं, इन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। चलिए, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इनका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। आप देखेंगे सॉलिड इस प्रकार से क्या है, एक फिक्स इसका शेप है। ठीक है, जबकि गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ना ही वाटर का कोई फिक्स शेप होता है। चलिए, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है, बहुत ज्यादा कम स्पेस इनके पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से इनका एक फिक्स शेप होता है। तो जिन भी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे,
ठीक है, एक दूसरे से ज्यादा चिपकेंगे और एक फिक्स्ड शेप इस तरीके से कुछ वो बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है, ये जो कण है, ये गति क्या करते हैं, बहुत कम मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर मूवमेंट बहुत कम होती है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, और इसको कंप्रेसिबल यानी कि संपीड़ित करना। अब इनको जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि सॉलिड्स को जो है संपीड़ित नहीं किया जा सकता, लेकिन गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, इनको संपीड़ित किया जाता है। ठीक, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, इनके जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या है, कम है। डिफ्यूजन यानी कि ये क्या करते हैं, जैसे अगरबत्ती अगर हम कहें तो इस तरीके से अगरबत्ती होती है, ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे हीट करते हैं तो इसकी खुशबू कहाँ चली जाती है, हर जगह फैल जाती है, यानी कि डिफ्यूज हो जाती है। जब हम किचन में खाना पकाते हैं, ठीक, तो जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, गैस ऑन करते हैं, खाना पकाते हैं, तो उसकी खुशबू क्या होती है, सब जगह जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। लेकिन ये जो सॉलिड्स होते हैं ये डिफ्यूजन क्या करते हैं, बहुत कम डिफ्यूजन करते हैं। जैसे कि आपने डीओ देखे होंगे, है ना, परफ्यूम्स देखे होंगे, तो उन सब वो सारे कैसे होते हैं, उनको हम प्रेस करते हैं, अब उनकी खुशबू निकलती है और फैल जाती है ना, तो वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, है ना, ठीक। लेकिन हमारे पास जो सॉलिड डीओज भी आते हैं, है ना, जो सॉलिड फॉर्म होते हैं, जिनको इस तरीके से स्किन पे क्या किया जाता है ना, सिर्फ स्किन पे रब किया जाता है, तो उनकी स्मेल इतनी ज्यादा तेज नहीं होती जितनी जितने भी हमारे गैसेस वाले जो परफ्यूम होते हैं उनकी होती है। यानी कि यहाँ पर जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत ज्यादा लीस्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। लिक्विड्स के, इनका क्या होता है, डेफिनेट शेप तो नहीं होता, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, शेप तो डेफिनेट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इनका शेप कैसा होता है, यानी कि जिस भी कंटेनर में इन्हें रखा जाए, अब वो कंटेनर ऐसा हो, या वो कंटेनर ऐसा हो, या वो कंटेनर ऐसा हो, कंटेनर कैसा भी हो, ये कंटेनर का शेप ले लेती है। अगला, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है थोड़ा बहुत स्पेस होता है। जैसे कि हमने क्या किया था, चीनी को डाला था जल में, है ना, तो उनके बीच में क्या था, स्पेस था। इस वजह से तो वॉल्यूम जब हमने पहले नापा और वॉल्यूम जब हमने बाद में नापा, तो दोनों क्या आए, सेम आए। ठीक, अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, लेकिन मॉडरेट होती है। अगली, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी क्या है, इंटरमीडिएट है, तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स की मूवमेंट भी होती है। ठीक, अगला, दे आर लेस कंप्रेसिबल। अब ये जो है कंप्रेसिबल, थोड़ा बहुत कंप्रेस इन्हें किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे सॉलिड्स थे हमारे पास, ठोस थे, तो उनको तो हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनको जो है थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, और इनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो सॉलिड से ज्यादा है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं गैसेस के बारे में। ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, ये किसी भी कंटेनर को क्या कर देते हैं, गैस किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी कि अगर इतना हमारे पास कंटेनर है, तो इसका पूरा, अगर हम लिक्विड डालते तो लिक्विड सिर्फ इतना स्पेस को ऑक्यूपाई करता। अगर हम इसी कंटेनर में कोई सॉलिड डालते, सॉलिड सिर्फ अपना इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता, लेकिन इस कंटेनर में अगर हम गैस डाल दें तो गैस क्या करेगा, पूरे कंटेनर का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा बच्चों। ठीक, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसलिए तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है यहाँ पर मैक्सिमम होती है। अब पार्टिकल दूर दूर होते हैं, कैसे होंगे दूर, अपने आप थोड़ी ना मूव करके जाएंगे ना दूर दूर, तो मूवमेंट क्या होती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा होती है। अगली चीज, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम कंप्रेसिबल की बात करें, ये तो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, तो गैसेस को कंप्रेस करके यानी कि संपीड़ित करके उच्च दाब पे, यानी कि प्रेशर अगर हम बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, उच्च दाब में इनको संपीड़ित करके इनको लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, और यहाँ पर इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। ठीक है, अगर हम सॉलिड और लिक्विड से इसे कंपेयर करें तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, बहुत
ज्यादा है बच्चों। ठीक, तो ये बात तो रही। तो ये थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की बातें, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। ये हमारा आज का नया टॉपिक है और इसको हम यहाँ से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि कैसे जो है स्टेट को चेंज करना, यानी कि कोई अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था से किसी को हम क्या कर सकते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाएगा, है ना। अगर हम कहें आइस हमारे पास है, आइस से हम क्या कर रहे हैं, सीधा लिक्विड स्टेट में, आइस क्या है हमारे पास, यानी कि बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, द्रव अवस्था में बदल रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग करना, है ना। मेल्टिंग कैसे होगी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग करना यानी कि पिघलना, ठीक है। इसी को फ्यूजन भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब अगली चीज है कि लिक्विड स्टेट से, अब वो जो पानी था जो अब क्या है, द्रव अवस्था में है, अगर हमें उसको गैसीय अवस्था में करना है तो क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, अब जब वो क्या होगा, गैस स्टेट में परिवर्तित होगा, वाष्प बनेगा, कैसे, बॉइलिंग करके, जब हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे इंटर कन्वर्जन है कि गैसेस स्टेट से भी क्या हम लिक्विड स्टेट में बना सकते हैं, है ना। गैस से हम लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, वाटर वेपर है, यानी कि जल वाष्प है। अब उसको हम जल में परिवर्तित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हमारी जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, उसको ठंडा करके, ठंडा करना यानी कि उसको कंडेंसेट करना, कंडेंसेशन की प्रोसेस द्वारा हम वेपर को लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। कंडेंसेशन यानी कि संघनन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, हम 6th 7th 8th में ये सारी प्रोसेसेस पढ़ते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसे फटाफट हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर आगे हम इनकी जो प्रोसेस है इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो कैसे, कंडेंसेशन की प्रोसेस से, यानी कि संघनन की प्रोसेस से, प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, गैस स्टेट को लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिक्विड स्टेट को हम सॉलिड में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी द्रव अवस्था है उसमें से वापस सॉलिड में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फ्रीजिंग, इसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है। अब जैसे हम जल की बात करें, ठीक है, तो क्या है, जल वाष्प है, जल वाष्प को ठंडा करके कंडेंसेशन की प्रोसेस द्वारा हम उसको द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, तो पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो जल है, द्रव है, इसे हम सॉलिड में कैसे बनाएंगे, ठोस में कैसे बनाएंगे, फ्रीज करके, टेम्परेचर को और कम करके, यानी कि उसे कूल करके, यानी कि ठंडा करके हम क्या कर सकते हैं, वापस उसे क्या बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। अब ये सारी प्रोसेस तो हम छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना, गैस से वापस सॉलिड बनाना, गैस से लिक्विड बनाना, लिक्विड से सॉलिड बनाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ सॉलिड से अगर हमें डायरेक्ट गैस बनाना है, तो कोई हमारे पास ठोस है, उससे डायरेक्ट हमें गैस बनाना है, ठीक, कोई गैसेज है, गैस से हमें डायरेक्ट सॉलिड बनाना है, तो यानी कि लिक्विड वाली स्टेट आए ना बीच में, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनाना है, तो ये हमारे पास कुछ नई प्रोसेस हैं जिनको हम आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ है, कुछ जैसे आइस पार्टिकल्स हैं, तो आइस को हमने क्या किया, मेल्ट किया, मेल्टिंग द्वारा क्या बना दिया, इसकी स्टेट में चेंज कर दिया, इसको जल बना दिया, ठीक। अब जल को हमने क्या कर दिया, अब जल में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, एक दूसरे से दूर है, जबकि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या थे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा पास में है। यहाँ पर पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में दूर में है। इसका भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसे बॉईल करते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, वाटर वेपर दिखेंगी, है ना, जल वाष्प दिखेगा। अब ये जो स्टीम है, यानी कि जो भाप है, इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो जब हमने बच्चों पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि सॉलिड में और लिक्विड में और गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में होता है, पार्टिकल्स के, गैस के पार्टिकल्स में, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स में, और सबसे कम स्पेस होता है हमारे सॉलिड्स के पार्टिकल्स में, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेल्टिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे बॉइलिंग भी हमने पढ़ लिया था। बॉइलिंग यानी कि जब क्या होता है, बॉइलिंग किसे कहा जाएगा, जैसे मेल्टिंग तो हमने देख लिया कि जैसे कोई भी क्या है, सॉलिड है, इज हीटेड, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट,
द ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। पार्टिकल्स क्या होते हैं जब सॉलिड स्टेट में, तो जब हम उनको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। धीरे 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 वो सॉलिड जो है अपनी लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। सॉलिड क्या लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है, यानी कि गलने लग जाता है और लिक्विड में चेंज होने लग जाता है। जैसे कि हमने आइस देखा, इस तरीके से हमारे पास क्या है, आइस है। तो ये एक बीकर में है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक। अब क्या देखेंगे हम, थोड़ा देर बाद ये जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, धीरे धीरे क्या होगा, ये वाइब्रेट होगा, फिर गर्म होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये क्या कर लेगा, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग, इसे क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग स्टेट। और वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक। अब अगर हम बॉइलिंग की बात करें, तो बॉइलिंग यानी कि क्या, अगर हम इस तरीके से बीकर है हमने रखा हुआ है, यहाँ पर बर्नर है, बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर है, तो कब कहेंगे हम कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। या हम कहें कोई और हमारे पास लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस, किसी और का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आया कैसे, कैसे बताया हमने कि यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है, कैसे पता चलेगा हमें। अब देखो बच्चों, जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, नीचे से हीट, नीचे से क्या है, फ्लेम हमने लगाई हुई है, हीट जा रही है, वाटर बॉईल हो रहा है। अब ये वाटर तो जो है 10 डिग्री पे भी बॉईल हो ही रहा है ना, 20 डिग्री पे भी बॉईल होगा, 30 पे भी, 50 पे भी, 80 पे भी पानी जो है वो बॉईल होना शुरू कर देगा, बिल्कुल शुरू कर देगा पानी बॉईल होना। तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस को ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ये बॉईल नहीं होगा। या अगर हम कहें इसका टेम्परेचर हम 102 डिग्री सेल्सियस कर दें, 102 डिग्री सेल्सियस में तो और ज्यादा बॉईल होगा, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस को ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हमें पता है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसे ही क्यों कहा जा रहा है बच्चों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर वेपर का जो प्रेशर है, कंटेनर में वेपर का जो प्रेशर है, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि जब बाहर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, इसके प्रेशर के बराबर हो जाता है जब अंदर का प्रेशर, तब उसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है बच्चों। जैसे कि हमने कहा कि ये तो 10 डिग्री पे भी बॉईल करेगा, है ना, 20 डिग्री पे भी बॉईल करेगा। अगर हम इसे 50 डिग्री में बॉईल करें या 80 डिग्री में उबालें, 80 डिग्री में भी उबलेगा, लेकिन 80 डिग्री में इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इसका जो वेपर है ना, जो इसकी वाष्प है, उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं होगा, ठीक। वो कब होगा, जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, 180 एम। 180 एम यानी कि बाहर का प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या कहा जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। अगर हम कहें कोई दूसरा लिक्विड है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री क्यों है, बॉयल तो वो 100 डिग्री पे भी होगा, 50 में भी होगा, 80 में भी होगा, लेकिन 20 डिग्री में क्या होगा, 20 डिग्री में जब हम उसे बॉयल करेंगे, कोई दूसरा लिक्विड अगर हमारे पास है, 20 डिग्री अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्यों है उसका 20 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 20 डिग्री में उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 180 एम। अब 180 एम को हम क्या लिख सकते हैं, 760 mm Hg, या 180 एम रहने दें या 760 mm Hg हम लिख दें, ठीक। हम इसे कहें एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कभी कभी इसे जो है पी एक्सटर्नल भी कहा जाता है। बाकी डिटेल में आप इसे क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का समझ में आया कि 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉयल तो ये 80 डिग्री सेल्सियस में भी होता है ना। अगर 100 से ज्यादा 120 डिग्री सेल्सियस अगर हम
टेम्परेचर बढ़ा दें, 120 डिग्री सेल्सियस वाली हीट दें हम इसको, उतना ज्यादा उसे हीट करें तभी भी तो ये बॉयल हो गई, लेकिन तब इसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हीट देंगे तो, कम हीट देंगे तो वेपर प्रेशर कम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर जो है 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पर किसी भी लिक्विड का जिसको हम हीट कर रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटीएम के बराबर अगर होता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है बच्चों। तो ये तो बात थी बॉइलिंग पॉइंट की। अब ये जो बल्क, इसे क्या कहा जाता है, बल्क फिनोमिना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जो है वो क्या होता है, बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, सीधा वेपर में चेंज हो जाता है। अब बच्चों अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो अगर हम कहें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किसी भी, अगर सेल्सियस में हमारे पास कुछ भी दिया हुआ है इसको इनटू केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमेशा इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस 273 हम क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे, या 273 इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसका टेम्परेचर कितना आया हमारा 373, यानी कि 373 केल्विन। अगर केल्विन में हम बात करें तो कितना है 373 केल्विन। तो अगर हम कहें किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस, इस 20 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 20 प्लस 273 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारा टेम्परेचर, सॉरी ये हो गया हमारा जो भी हमने कैलकुलेट किया टेम्परेचर, इसमें केल्विन में। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात हो गई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर 1 kg ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड है तो उसका 1 kg को अगर हमें क्या करना है, गैस में कन्वर्ट करना है यानी कि वेपर में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी कि 1 एटीएम में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से, उसे ही क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा बच्चों। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमने सीख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहा जाता है, और तीसरी चीज जो है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सेल्सियस से कैसे हम जो है केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम कहें केल्विन में कोई हमें टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसे सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमें 373 केल्विन दिया हुआ है, हमें इसे जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इजी क्या कर लेंगे, 273 को माइनस कर लेंगे इससे, तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को ऐड करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 को माइनस करना है। ठीक है, प्लस और माइनस करना है। एक बार जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करना है, और जब हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना है। चलिए, तो इतनी बात रही। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है मॉलिक्यूलर मोशन में। अब देखो कोल्ड लिक्विड्स की बात हो तो इस तरीके से होता है, लिक्विड जैसे क्या है, पहले ऐसे पास पास होता है ना, लिक्विड क्या ऐसे पास पास होता है, ठीक। तो जब उसको क्या करते हैं हॉट में, वो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स उसके दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन कोल्ड में अगर हम सॉलिड की बात करें तो कोल्ड में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। अगर हम इसे क्या करें, हॉट करते हैं यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे हमने खुद को देखा है, जब सर्दियां आती है तो हमारी बॉडी एकदम कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना। और जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, गर्मियां आती है तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, थोड़ा एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। अब सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है, सब्लिमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इस चैप्टर का और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स थे वो तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे थे, 6th में, 7th में, 8th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने उनका देखा है, थोड़ी बहुत चीजें हमने उनके बारे में पढ़ी है, डिटेल में भी हम उनके बारे में अब पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सब्लिमेशन जो है ये एक नया टर्म आता है हमारे पास। ठीक है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि ठोस अवस्था से सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैसीय अवस्था में, ठोस से सीधा गैस। ठीक है, अभी तक तो क्या होता है, ठोस से लिक्विड में कर रहे थे, लिक्विड से गैस में कर रहे थे, है ना, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। ठीक, या गैस से द्रव में, फिर द्रव से ठोस में। लेकिन अब ये प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन, जहां पर ठोस से सीधा हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमने कपूर देखा होगा, कैम्फर जिसे कहते हैं, या नैप्थलीन बॉल जिसे कहा जाता है, दूसरा कपूर। तो कपूर को आपने देखा होगा, तो कपूर को क्या करते हैं हम, जब सर्दियां होती हैं, बरसात का सीजन होता है, या सीजन कोई भी हो, तो कपूर की गोलियां आती हैं पैकेट में, बहुत सारे कपूर आते हैं, गोलियां आती हैं, तो उन गोलियों को क्या रखते हैं हम अपने जो कपड़ों में रखते हैं, बिस्तरों में रखते हैं, है ना, रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि कोई कीड़े मकोड़े वगैरह ना लगे, वो जो है इंसेक्ट्स को रिपेल करता है, यानी कि भगाता है। ठीक, लेकिन दूसरी चीज आपने देखी, वो जो कपूर होता है वो इस तरीके से गोल शेप में होता है, और उसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था होती है ना। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं वो कपूर की गोली जो है रिड्यूस होती रहती है ना, ऐसी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो वो गायब कैसे होती है, यानी कि वो क्या करती है, सीधा ठोस अवस्था से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सीधा की सीधा गैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। इफ सॉलिड कैम्फर यानी कि सॉलिड कपूर या अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर। अगर इसे क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो ये सीधा ही वेपर में चेंज हो जाती है। इफ द वेपर आर कूल्ड, अगर वेपर को कूल किया जाए तो इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अगर वेपर को क्या, यानी कि जो इसकी वाष्प बनी थी उसको अगर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी प्रोसेस सब्लिमेशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड है, चाइना डिश है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिडिफाइड, पहले अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर है, फिर ये क्या हो रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रही है, फिर अगर हम यहाँ पर इसे ठंडा करें तो फिर वापस क्या हो जा रही है, सॉलिडिफाई हो जा रही है, यानी कि वापस से ठोस बन जा रही है बच्चों। तो ये थी सब्लिमेशन की प्रोसेस, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो प्रोसेसेस हैं, बाकी का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।